आज एक गौरव का क्षण है सामाजिक न्याय के लिए कि हम सभी बिहार विभूति बिंदुश्री नारायण मंडल जी के 123वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पे इस मतलब जितना ऊंचा उनका कद था, संभवतः हम लोग समुद्र तल से उतनी ही ऊंची जगह पे आज खड़े हैं, संवाद कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जी पार्थ सारथी रॉक्स क्या बोलते हैं ना, PSR पार्थ सारथी रॉक्स पे हैं। और क्योंकि बात चल रही है BN मंडल साहब की सामाजिक न्याय की कोसी प्राधिकरण की, तो मुझे बरबस ही अमेरिका के महान स्टॉलवर्ट कह सकते हैं हेनरी डेविड थोरो का स्मरण हो रहा है। एक बार थोरो का एक पड़ोसी जेल गया अपने किसी परिजन से, सगे संबंधी से मिलने। तो देखता है कि थोरो जेल में है। वो कहता है कि थोरो, आप तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका तो नाम है, आपका इकबाल है, आप जेल में क्या कर रहे हैं? थोरो कहते हैं कि जब देश में मानव और मानव के बीच संघर्ष चल रहा हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेमनस्य पाल रहे हो, उनका अर्थ ब्लैक एंड व्हाइट का जो लड़ाई था, नॉर्थ एंड साउथ की जो लड़ाई थी, उस मुद्दे पे था। तो उस समय विडंबना यह नहीं है कि मैं जेल के अंदर कैसे हूँ, मैं जेल में बंद कैसे हूँ, दुर्भाग्य यह है कि आप जेल से बाहर क्या कर रहे हैं। हम सभी लगभग आज 150 साल बाद लगभग उन्हीं स्थितियों से गुजर रहे हैं। स्टेट तय कर रहा है, राज्य और सरकारें तय कर रही है कि हमें क्या करना है, हमारा भाईचारा कैसे होगा। एक UGC का रेगुलेशन आता है और पता चलता है कि सरकार ने एक लिटमस टेस्ट करने के लिए लाया है कि पहले इस देश में मुसलमान को विलेन बनाओ, उसके बाद किसी एक पार्टिकुलर जाति और वर्ग को बनाओ। मतलब मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वैसे तो सामाजिक न्याय क्रांति आंदोलन का इतिहास सैकड़ों हजारों वर्षों का रहा होगा, लेकिन एक माना जाता है कि मैग्ना कार्टा जो था, जिसपे 15 जून 1215 को लंदन में किंग्स जॉन और बैरन्स के बीच जो सिग्नेचर हुए थे, उसके बाद राजनीतिक आंदोलनों की जो परंपरा चली, उसकी अगली कड़ी थी 1688 का गौरवपूर्ण रेवोल्यूशन ब्रिटेन में, 1776 का अमेरिकी रिवोल्यूशन जो 4 जुलाई को संपन्न हुआ। तो चाहे मैग्ना कार्टा रहा हो, चाहे गौरवपूर्ण क्रांति रही हो, चाहे अमेरिकन रिवोल्यूशन रहा हो, इन तीनों चीज़ों का सरोकार था राजनीतिक आंदोलन से। हम राजनीतिक रूप से सशक्त कैसे हो। लेकिन जो फ्रेंच क्रांति होती है अमेरिकन रिवोल्यूशन के 13 साल के बाद, जो 18 जुलाई 1789 को संपन्न होता है, किंग लुईस 16वें की सत्ता को उखाड़ दी जाती है, तो उसमें एक नया शब्द आता है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। विदित हो कि हम सब सामाजिक सोशल साइंस के लोग यहाँ हैं। सामाजिक इक्वलिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता राजनीतिक पहलू इस आंदोलन में भी था, लेकिन एक नया शब्द उभर के आया, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। अर्थात स्टेट तय नहीं करेगा कि हमारा आपसी भाईचारा, ज्ञान भाई सोशलिस्ट बैठे हुए यहाँ पे, समाज खुद तय करेगा कि हम आपस में सामाजिक वैचारिकी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सत्ता जो है वह लैंड ऑर्डर का काम करे। और जब 1968 में मई 1968 में उसी फ्रांस, जहां फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी फ्रांस की राजधानी पेरिस के सड़कों पे कॉलेज जाने वाले युवक युवतियां सड़क पे निकल पड़े और उनका नारा होता था कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हमारे शासकों के कान के भीतर दीवार नहीं होनी चाहिए। एक और नारा था कि उंगली जब चांद को देखता है तो सत्ता अपेक्षा करती है कि जन साधारण चांद को ना देखे, वो हमारी उंगली को देखे। फ्रांस का राष्ट्रपति उस समय का, द ग्रेट, जो लोग पेरिस गए होंगे जानते होंगे, पेरिस का जो हवाई अड्डा है चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वेटरन हीरो था वह फ्रांस का राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल युवकों के बीच इस्तीफा लेकर पहुंच गया कि इस्तीफा ले लो, छोड़ दो, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग। उन लोगों ने वही कहा जो हमारे देश में आपातकाल के समय यहाँ के युवकों ने उस समय कहा था कि आपके इस्तीफा देने से क्या होगा, सांपनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, आप जाएंगे तो कोई और आएगा। क्या चाहते हो, क्या अपेक्षा करते हो।
जानते हैं बच्चों ने क्या कहा कि आज से 179 साल पहले अर्थात 18 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हमारे पुरखों ने जो स्टेट से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, उस फ्रेटर्निटी को बहाल करो। इक्वलिटी लिबर्टी तो तुम दे चुके हो, वोट का अधिकार चुनाव लड़ने लड़ाने का दे चुके हो, लेकिन सामाजिक सरोकार को कमजोर करने का अधिकार सत्ता को नहीं दी जा सकती है। और उन्हीं लोगों में से, उसी श्रृंखला में जिन महान विभूतियों ने, जिन लोगों ने, यहाँ मैं फिर दोहराना चाहूँगा, हर पीढ़ी एक नया राष्ट्र होता है, हर पीढ़ी के अपने राष्ट्र नायक होते हैं, उन्हीं में से एक प्रखर स्तंभ है भूपेंद्र नारायण मंडल साहब, जो बिहार के, जैसा कि हमारे प्रिय मित्र इतिहासकार डॉक्टर रमेश भाई जिक्र कर रहे थे। पता नहीं कि उस मिट्टी में क्या है, क्योंकि आप लोग की तो जन्मभूमि है और मुझे किसी कारणवश समय समय पर कोसी जाना पड़ता है। एक बार माननीय रामविलास पासवान जी ने, अब तो नहीं रहे, जयंत भाई वहीं से हैं, उन्होंने हम लोग को कहा था अपने आवास पे, हम लोग कई मित्र थे, तो उन्होंने कहा था कि एक बात हमें हमेशा याद रखना तुम लोग, खून के संबंध से ज़्यादा मजबूत और सशक्त विचारधारा का संबंध होता है। तो कोसी आपका जो है सहरसा मधेपुरा, वहाँ से मेरा एक वैचारिक संबंध है। सो मैंने महसूस किया है कि सहरसा हो, कोसी हो, खगड़िया हो, उस आसपास के एक बेल्ट जो है, मतलब कि 50 किलोमीटर का परिधि में कह सकते हैं, वह एक सामाजिक न्याय के लोगों का उभरने का एपी सेंटर है। वहाँ से ज्वाला, एक बार लगता है कि आपको अब सामाजिक न्याय की यहाँ से वृक्ष कट चुकी है, फिर कोई ना कोई कोपरी हम लोग समझते हैं ना, बांस वाला कोपरी, एक कोपरी निकल पड़ता है। साहित्यकार लोग बेहतर बताएंगे, धर्मवीर भारती ने, साहित्यकार धर्मवीर भारती ने इसी कोपरी को सूरज का सातवां घोड़ा कहा था, कि सूरज का सातवां घोड़ा है, भले ही सबसे पीछे होता है, छोटा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना उसी में होती है। सो उस मिट्टी में बीएन मंडल हो, बीपी मंडल हो, रानी पट्टी से आप रहे, मोरहो से बीपी मंडल साहब रहे, परमेश्वर कुंवर जैसे लोग रहे, मतलब तमाम कालांतर में अभी भी जो समाज, जो राजनीति का एक बात, कालांतर में शरद बाबू, लालू प्रसाद यादव जी, मतलब लगा कि एक व्यक्ति जो जमीन से निकला हुआ है, जिसकी बात लोहिया ने कही थी चौखंबा राज की, या फिर संसोपा, आप मंडल साहब संसोपा और प्रसोपा दोनों से सांसद रहे। लोहिया ने जो पार्टी की स्थापना की थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और कालांतर में विभाजन के बाद वो संसोपा हो गए। उसी का नारा था, चर्चित नारा था कि संसोपा ने बांधी है गांठ, पिछले पाए 100 में 60। तो कहते हैं कि हर दौर में ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे जो कर्म पे फिदा हो जाना अपना ईमान समझते हैं। तो उस लिहाज से, उस पैमाना पर देखा जाए तो कोसी का जो इलाका है, हर जगह महापुरुष होते हैं, लेकिन कोसी का जो इलाका है, वहाँ सामाजिक न्याय के सरोकार को, इकबाल को बुलंद करने वाले लोग हर दौर में आते हैं। और आमतौर पे, हालांकि ये बात कहने के लायक है कि नहीं लायक है, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि दुर्भाग्य यह है कि हम एक बहुत बड़ा बौद्धिक तबका है, वह भी बीएन मंडल और बीपी मंडल को एक दूसरे का पर्याय समझ लेता है। यहाँ तक कि क्योंकि हम लोग सब सामाजिक सोशल साइंस के लोग हैं, तो कभी कभी मैं प्रयोग करता रहता हूँ तकनीकी से। एक बार मैंने चैट जीपीटी आया, मुझे लोगों ने कहा कि चैट जीपीटी पे कुछ भी बोलिए और आ जाएगा। मैंने कहा कि ज़रा पूछिए प्रोफेसर मधु दंडवते के बारे में। वो शांत हो गया, वो सारी बात जानते हैं कि इनके बारे में बताना शुरू कर दिया, और मधु लीमे के बारे में बताना शुरू कर दिया। अभी भी आप चैट जीपीटी अगर बीएन मंडल टाइप करेंगे तो बिंदुश्री प्रसाद मंडल आएगा। सो बीएन मंडल साहब को संभव है कि एक होता है ना कभी कभी आच्छादन ग्रहण वगैरह, उससे व्यक्ति की प्रतिभा को लगता है कि बादल ने ढक लिया है, उस लिहाज से। लेकिन आपका जो योगदान है कोसी प्राधिकरण को, आपने बताया था रमेश भाई ने कि पहली बार 1930 में कोसी कमीशन की मांग आपने और शिवनारायण मंडल जी द्वारा की गई थी। कालांतर में उसी का स्वरूप था कि कोसी प्राधिकरण की मांग हुई, और फरवरी 2023 में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार को कोसी प्राधिकरण पे काम करना चाहिए। उस समय के बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री का बयान आया कि कोसी प्राधिकरण के प्रति हम संकल्पित हैं, लेकिन
वो कहते हैं ना, पी साईनाथ की एक किताब है, एवरी वन लव्स अ गुड ड्रॉट, उसका हिंदी अनुवाद है तीसरी फसल। तो हम जो अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वहाँ तीसरी फसल का मतलब क्या होता है? दलहन वाला पौधा। एक में हो गया खरीफ धान वाला, एक रबी गेहूँ वाला, और दूसरा जायद वाला छोटा मोटा दलहन वगैरह होता है वहाँ। लेकिन पी साईनाथ ने जिस सर्केजिज्म का यूज किया है, उसमें तीसरी फसल का मतलब होता है बाढ़, सुखाड़, आपदा। और उन्होंने कहा है कि जो प्रशासन के लोग हैं, अफसर लोग हैं, कार्यपालिका के लोग हैं, उनके लिए बाढ़ सुखाड़ एक अवसर आता है, एक थर्ड क्रॉप के रूप में आता है। सो कोसी ऐसे जगह से के माध्यम से निकल के, और जैसा कि आपने कहा कि दोनों के बीच एक माउंटेन की बात इन्होंने कही थी, तो अंतिम जो निष्कर्ष था यह, महाभारत में कहते हैं ना कि वेद व्यास ने जब 18 पुराण की रचना कर दी, तो किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण की रचना कर दी, इतना कौन पढ़ेगा? जो पढ़ेगा वो तो पढ़ता रह जाएगा, उसके पास समय कहाँ मिलेगा? आम आदमी तो है, वह घर गृहस्थी करेगा, नौकरी करेगा, परिवार चलाएगा। उससे तो कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो पढ़ते चले जाएंगे जीवन भर। तो वेद व्यास ने एक दोहा कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य रचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का 2 ही दर्शन है। मेरा विश्वास, मुझे नहीं पता है कि पुराण था कि नहीं था, लेकिन जब किसी ने ओशो से पूछा ना कि ओशो भगवान कृष्ण थे क्या सही में, ओशो ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है कि कृष्ण थे कि नहीं थे, लेकिन गीता जैसा जो ग्रंथ है, गीता जो ग्रंथ है, उस बात का प्रमाण है कि जो भी उस कालखंड में रहा होगा वह कृष्ण सरीखा ही रहा होगा। तो हम जो जिक्र कर रहे थे कि 18 पुराण का 2 ही दर्शन है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। तो जो बी.एन. मंडल साहब जैसे जो महर्षि हुए, इनके लिए, जैसा मैं भाप पाया हूँ, इनके लिए समय देश काल कोई भी रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, वहाँ राम और रावण की लड़ाई रही हो, द्वापक रही हो, में कृष्ण और कंस का लड़ाई रही हो, समुद्र मंथन में अमृत और विष का लड़ाई रहे हो, वर्तमान में गांधी और गोडसे की लड़ाई लड़ रही हो, मतलब कि लड़ाई जो होता है वह हमेशा बाइपोलर। महाभारत में एक जगह उत्तीर्ण है, मैं कल ही कोई किताब किसी काका कालेलकर को पढ़ रहा था, उस डायरी में साथ हमने नोट भी किया था। वो कहते हैं कि महाभारत में एक जगह संक्षिप्त में एक दोहा वर्णित है, दोहा तो मुझे याद नहीं है, उसका भाव यह है कि जो लोग अधर्म का मार्ग अपनाते हैं वे बरकत करते हैं, वे जीतते भी हैं, उनको यशो बुद्धि भी, मतलब यशो कीर्ति ही बढ़ती है, लेकिन उनकी जमीर और जड़ जो होती है ना, वो सर जाती है। इस शब्द को उन्होंने इन्वर्टेड किया है। तो ऐसा आभास होता है कभी कभी कि सूर्य के धूप के आगे, धूप के अंदर में जो चमकता हुआ जो एक शीशा होता है टुकड़ा, वो भी लगता है कि हीरा है, लेकिन हीरा की परख रात के अंधेरे में होती है। तो खैर, आज का जो मसौदा है जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि संसोपा प्रसोपा डॉक्टर, चूँकि मेरा रिसर्च डॉक्टर लोहिया पे है, डॉक्टर लोहिया और अम्बेडकर पे मेरा PhD रहा है, तो लोहिया के बारे में देखा गया कि लोहिया का जन्म स्थान भले ही उत्तर प्रदेश रहा हो, लेकिन उसके बदौलत वहाँ सत्ता बदली, आज भी लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन लोहिया का जो बहुत बड़ा वैचारिक प्रभाव पड़ा वह बिहार में पड़ा। लोहिया के विचारों का एक बहुत बड़ा प्रभाव बिहार के पड़ा। कर्पूरी ठाकुर से लेके जगदेव प्रसाद हो, या फिर कालांतर में अब जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हो, वर्तमान मुख्यमंत्री जो भी हो, मतलब को लगा। सो लोहिया का जो यह था कि बिना उस समय गणना हो, जनगणना की आजकल बात चली जाती, इस सब के परे ही लोहिया ने समझ लिया था कि जो लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य से मेरा है कि आर्थिक आधार पे जो जनसाधारण से आते हैं, तो उस समय एक विषय अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों का खौफ। तो लोहिया को लगा कि जो जनसाधारण है वह अंग्रेजी पढ़ के, बिना अंग्रेजी पढ़ के भी वह पुलिस की नौकरी और शिक्षक की नौकरी कर सकता है। तो उन्होंने, लोहिया को यह बात लगा और उन्होंने यह मसौदा कर्पूरी ठाकुर को दिया। कर्पूरी ठाकुर को लगा कि इससे तो बड़ा शासन स्थिति पैदा हो सकती है अगर ऐसा करेंगे। तो एक बार कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हैसियत से यहाँ आए
और लोहिया ने उनसे मिलना गवारा नहीं समझा कई दिनों तक। बाद में कर्पूरी जी को मैसेजिंग पहुंच गया कि लोहिया ने मुझे कुछ काम कहा था। तो यहाँ हम पीड़ावाद, समाजवाद, साम्यवाद के अंतर विरोधों को में गए बिना इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति का, जिसको कि गांधी अंतिम जन कहते हैं, उसी को कालांतर में रॉस द्वारा वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा गया, अज्ञानता के पर्दा कहा गया। दर्शन यह होना चाहिए कि आपकी अंतिम आदमी का भला हो जाए, दौर कोई भी। और भी वक्तागण हैं। मैं जयशंकर प्रसाद की एक रचना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक पात्र है सिंहरन। सिंहरन कहता है कि मुझे भूत की चिंता नहीं, मुझे भविष्य की परवाह नहीं, हाँ मैं वर्तमान को अपने अनुकूल ढाल लूँगा, यह मुझे विश्वास है। तो मेरा यह विश्वास है, मैं मैसेज पहुँचा हूँ कि यह वर्तमान ही युवा है। बुजुर्ग अपने जीवन के अवसान पे है, बच्चों को अभी एक परिपक्व होने में एक समय लगेगा। मतलब कि युवा जो है वह वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच की, वृद्धावस्था और बाल अवस्था के बीच की एक कड़ी है, जिसके कंधों पे न्याय, सामाजिक न्याय, वर्च्यू, विजडम, वैल्यू सिस्टम, समाज संविधान अपना काम कर रहा है, उसको रहने दिया जाए। लेकिन सामाजिक वैल्यू जिसका मैंने जिक्र किया, बंधुता, फ्रेटर्निटी, वह काम सरकार को, क्योंकि दुनिया की सारी सत्ताएं एक तरह की होती है, दुनिया की सारे सत्ता का संस्कार एक होता है। लोहिया और जेपी दोनों को ही प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑफर किया था कि आप कैबिनेट में आइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किया था, मुखर्जी जी आए थे, बाबा साहब तो थे ही, मतलब तमाम अलग अलग गुट के लोग थे। लेकिन लोहिया ने क्या कहा, रिटन डॉक्यूमेंट है, लोहिया ने कहा कि नहीं पंडित जी, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, आप शासक बनेंगे तो आपके भी शासन, भले ही डेमोक्रेटिक तरीके से आप चुने जाएंगे, लेकिन सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि सत्ता जब डगमगाए तो मैं उसे टॉर्च बीरर का काम करूं। जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? एक बड़ा अच्छा डिबेट है। स्वामी सहजानंद, जो जिन्होंने ज़मीन पे काफ़ी काम किया है, भूमि लैंड्स पे, भूमिहीनों पे, स्वामी सहजानंद की एक जीवनी है पतली सी, मेरा जीवन संघर्ष, उन्होंने जिक्र किया उसमें। उनके और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बीच का संवाद है, और उसमें डिबेट है कि मास और मॉब में क्या अंतर होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कृष्ण बाबू को लेटर लिखा, किसानों का कुछ मुद्दा था मुआवजा वगैरह को लेके, तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि ये लोग मॉब है, इनको हटाओ, डिस्पर्स करो। तो उसी के प्रतिक्रिया उन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी, भारत माता की जो संतानें, जो जनमानस आज़ादी से पहले मास हुआ करती थी, आपको जनता जनार्दन लगती थी, वह आपको अब मॉब लगती है, भीड़ लगती है। तो इसी परिपाटी को दूर करने के लिए लोहिया ने कहा कि नहीं, मैं आजीवन विपक्ष की राजनीति करूंगा। और कालांतर में देश की आज़ादी के बाद लोहिया ने एक और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ज्ञात हो कि गोवा जो है वह पुर्तगाल का था ना, गोवा पे पुर्तगालियों का, पुर्तगाल का प्रदेश था। लोहिया जी ने पुर्तगाल से गोवा को मुक्ति करने के लिए संघर्ष करा। यहाँ तक कि पौंडीचेरी को मुक्त करने के लिए जो फ्रांस का उपनिवेश था, उसमें भी उनकी सहभागिता है। इसलिए कभी कभी लोग चुटकी भी लेते हैं समाजवादी लोग कि लोहिया जी जितने दिन अंग्रेजों के जेल में न रहे, उससे ज़्यादा दिन पंडित नेहरू के जेल में रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका सत्ता कार्यपालिका का हिस्सा में आने के बाद ही वह तय करे कि मैं कुछ कर पाऊंगा। पानी का काम पानी की तरफ बहाना है, पत्थर का काम पत्थर की तरफ परसना है, सूर्य का काम गर्मी देना है, चांद उसको ठंडा देना है। तो जो जब जिस व्यक्ति जिस भूमिका में हो, खासकर युवा लोग, उनको अपने समय देश काल, हवा और पानी की तरह समय देश काल की अपनी एक गरिमा होती है, एक दबाव होता है, लेकिन उसको पाटते हुए हमें फ्रेटर्निटी, क्योंकि जो समाज में जो विद्युत
विद्रुत रूप हो गया है। जब हम जाते हैं अपने गांव में, अपने भाईचारा में, लगता है कि यहाँ तो भाईचारा है ही है। ये सारा डिबेट जो है तो टीवी वालों ने, यूट्यूब वालों ने, तो यह अधिकार हमें किसी को नहीं देना चाहिए कि हमें कोई इस भाईचारा को, इस कम्युनिटी को, और इस भाईचारा का मतलब यहाँ अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 लोग का मतलब यहाँ पर हेड काउंट नहीं है। यहाँ वैचारिक लोग हैं, एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको समाज उनको मान्यता प्रदान करती है, उनकी बातों को, उनके आलोकों को, मतलब अंतिम रूप से मैं यह कहना चाहूँगा, वरना वो कहते हैं ना कि एक सभा चल रही थी और सभा में जो वक्ता बोल रहे थे, अंत में सुनने वाले की संख्या एक ही बची। तो पूछा कि भैया आप कैसे रुक गए? तो उन्होंने कहा कि आपके बोलने ख़त्म करने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं अपना माइक और दरी लेके यहाँ से जाऊँ। एक और दूसरे अवसर पे वही वक्ता बोल रहे थे, फिर देखिए कि अंत में एक ही व्यक्ति बचा हुआ है सुनने वाला। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपका दरी और माइक है क्या? बोला नहीं भैया, मुझे आपके बाद बोलना है। खैर, चाइना में कहावत है कि जीभ में हड्डी नहीं होती है लेकिन इतनी शक्ति होती है कि हड्डी पसली का मरम्मत करवा सकता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हम लोग खासकर जिस धरती से विंध्य नारायण मंडल जी आए हैं, जिनके नाम पे जब आज भी मैं जब मधेपुरा जाता हूँ तो BN मंडल यूनिवर्सिटी, BNMU लोगों की जुबान पे होता है। तो आज ही हम लोग बैठे थे नेहरू जी की प्रतिमा के पास, तो एक विद्यार्थी वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगा कि लोग किसी अन्य प्रदेश के होंगे, शायद BN मंडल से के नाम से महफूज नहीं हो। हमने कहा कि जिस प्रकार यहाँ यह विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू के नाम पे स्थापित है, उसी प्रकार बिहार के कोसी में एक विश्वविद्यालय है और जिसका नाम है BNMU, विंध्य नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। आप इससे उनका कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंत में बस मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपना सम्मान मंडल साहब को पेश करते हुए इतना ही कहूँगा। एक शायरी है ना, ठीक से मुझे उसका छंद याद नहीं है, लेकिन कहता है कि कोई लगा न सके उसके कद का अंदाज़ा, वह आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। इन्हीं शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ हर दौर में ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे जो मन, वचन और कर्म की एकरूपता से अपने मानवीयता, मानव अधिकार के रक्षार्थ स्वयं को निछावर कर देना अपना ईमान समझेंगे। वह निछावर कलम की ताकत से हो, किताब की ताकत से हो, लिटरेचर की ताकत से हो, डिबेट की ताकत का हो, सदन के अंदर जाकर हो, सदन के बाहर जाकर हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, न्यायपालिका में हो, देश के नागरिक के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आइए। धन्यवाद भैया, आपने हम लोगों को विश्व के इतिहास के उस भूमिका में ले गए जहाँ से आपने इनके बारे में एक परत लाया, और वो परत लाने के बाद आपने पूरी तरीके से उसके अंदर जो इन्होंने अपने विचारों से, अपने योगदान से जो इन्होंने सींचने का काम किया, उसको आपने बखूबी बहुत वैचारिक, सामाजिकी और एक आंदोलनरत जिस प्रकार ये रहे, आपने उस तरीके से चीज़ों को समेटने की कोशिश की। आपका प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग और भी पढ़ें, अपने विचार को और भी धार दें, और धार देने के साथ साथ अपने ज्ञान को भी चेतना के साथ साथ जो है उसको और समाहित करने का प्रयास करें, और एक बेहतर दिशा में इसलिए कि दरअसल वो हमेशा सत्ता की चीज़ों को इस तरह से कोसते थे कि मुखिया का जो पूरा जो एक अभी जो दौर है या फिर जो एक केंद्रित होकर के रह गया है, वो एक मार्शल और बोलेरो की तरह हो गया कि मार्शल और बोलेरो में हमारे यहाँ बोलेरो और मार्शल बहुत प्रचलित है, जो यहाँ गाड़ी जिसको आप स्विफ्ट डिजायर करते हैं, उसमें जा करके बहुत सिमट गई है। तो इसको आपने बहुत अपनी वैचारिकी धार के जरिए जो है आपने एक बेहतर एक रूप देने का कोशिश किया। आपके प्रति हम सब जो है स्नेहाशीष तौर पे जो है आपके प्रति हम लोग एक अच्छी कामना करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। दूसरी चीज़ें जो अब हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसमें हम अपने अग्रज आदरणीय जयंत भैया को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने हमेशा हम लोगों को
लोग कहते हैं कि बहुत कम जो है अभी हम लोग के पास पाठ्य सामग्री और अच्छी तथ्यात्मक और तर्कशील और विश्लेषणात्मक जो संदर्भ है वो अब बहुत कम मिलता है। उसमें भैया की बहुत बेहतरीन कोशिश रही है। कंटेम्प्रेरी समय में उन्होंने बहुत चीज़ों को संजोने की कोशिश भी किया है और इतिहास को उन्होंने ऐतिहासिक तरीके से जो है रखने की कोशिश की। और हम पीढ़ियों के हाथ में एक बेहतर चीज़ें जो है पढ़ने के प्रति रुचि, लिखने के प्रति एक सजगता और एक व्यवहारिक तौर पर संवेदनशीलता उनके लेखन में झलकता है, उनके व्यवहार में झलकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें बिना वक्त गवाए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो हम लोग का आज भी उसी तरीके से ज्ञानवर्धन करें और हम लोग के प्रति उनके ज्ञान से इसी तरह प्रेरित हो करके अपने पूर्वजों को, पुरखों को एक वैचारिक तौर पे समझने की, गहन तौर पे जो है समझने की कोशिश आगे भी करते रहें। उस पर आ जा, वो आ जाइए। अरे यहीं बात कर लीजिएगा, आइए ना, साथ में लेके आ जाइए मित्रों को। प्रिय साथियों, आज के दिन जबकि भारत के एक बहुत बड़े पाए के समाजवादी नेता, सोशलिस्ट पार्टी के दो बार अध्यक्ष रहे और बहुत ही निर्मल ढंग से अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देने वाले कर्मयोगी भूपेंद्र नारायण मंडल जी की जयंती मना रहे हैं। और एक ऐसे समय में जबकि महापुरुषों को भी याद करने की अपनी एक राजनीति है, स्मृतियों की भी एक सियासत है, वैसे में इस पीढ़ी का वैसे लोगों का स्मरण करना जिन्होंने इस देश में समाजवादी आंदोलन की बुनियाद को और मजबूत करने का काम किया, स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया, एक गहरा महत्व है। सिर्फ ब्रितानी हुकूमत की ज़ोर ज़्यादती के खिलाफ ही नहीं, बल्कि समाज के अंदर जो विषमता थी, जो भेदभाव था, इंसान और इंसान में फ़र्क करने की एक बहुत ही अमानवीय प्रवृत्ति थी, उन सब के विरुद्ध बिना मनुष्यता पर जरा सी भी आंच आए दिए एक करुणा के साथ उन्होंने राजनीति को हमेशा सही दिशा दी और लोभ लालच से हमेशा दूर रहे। यूँ तो एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन कदम कदम पर जो अन्याय उन्होंने देखा, उसके खिलाफ सामाजिक परिवर्तन भी, राजनैतिक परिवर्तन भी, सांस्कृतिक परिवर्तन भी, हर तरह के बदलाव के लिए जो एक ऊर्जा चाहिए, उसके साथ उन्होंने खुद को जोड़ा। चाहे यूनियन जैक को उतारने का काम, चाहे जो आईबी हुआ करता था जिसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं बल्कि सिर्फ अधिकारियों को ठहरने की छूट थी, वहाँ जनप्रतिनिधियों के लिए उसका द्वार खोलने का काम हो, या फिर चुनावी राजनीति में भी देश की आज़ादी के बाद जिस शुचिता के साथ उन्होंने उस पूरे इलाके को, बिहार को और देश को सींचने का काम किया, वो अपने आप में अद्भुत है। बाहर के मुल्क से आए हुए एक शोधार्थी को जब समाजवाद की जड़ों को करीब से देखने, महसूस करने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने डॉक्टर लोहिया से संपर्क किया, तो लोहिया ने कहा कि बिहार में भूपेंद्र बाबू से ज़्यादा कौन
मौलिक आवाज़ होगी जो आपको इसके बारे में करीने से बता सके। तो ये बीएन मंडल साहब का अपना एक व्यक्तित्व था और उनकी वाणी में जो ओज था, व्यक्तित्व में जो कोमलता थी और बिना किसी उत्तेजना के जनसाधारण के लिए जो उन्होंने जंग जहाद किया, उसी से कोई रास्ता बन सकेगा। और इसीलिए उनकी यादों को संजोने की खातिर मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लालू प्रसाद जी ने एक विश्वविद्यालय कोसी के इलाके में स्थापित करने का फैसला किया। यूँ तो वहाँ के लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक परिसर खुल जाए जो दरभंगा में स्थापित है। और उस वक्त के जो गवाह हैं वहाँ जो मौजूद थे उस सभा में इसकी घोषणा ही होने वाली थी। तब वहाँ के सांसद हो गए थे शरद जी, और लालू प्रसाद जी ने और शरद जी का भी यह जोर था कि फिर परिसर क्यों, पूरा एक नया विश्वविद्यालय यहाँ खुले। तो लालू जी ने ये काम किया पूरे उसी वक्त उसकी घोषणा हो गई। जैसे वीर कुंवर सिंह के नाम पर आरा में, या सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम पर दुमका में, या भूदान आंदोलन से जुड़े हुए विनोबा भावे के नाम पर हजारीबाग में, या मौलाना मजहरुल हक के नाम पर पटना में, ये सब काम उस पीरियड में हुआ। जो सबसे रेखांकित करने वाली बात भूपेंद्र बाबू के राजनीति में है वह यह कि हमेशा वर्चस्व के खिलाफ वो खड़े रहे। और जिस समय उन्होंने 62 का चुनाव तब के दिग्गज कांग्रेसी नेता ललित नारायण मिश्रा को हरा कर जीता था, और फिर जो उनके सचिव डॉक्टर लोहिया के थे, उन्होंने बिना भूपेंद्र बाबू की सहमति के एक पैम्फलेट वहाँ पर बंटवा दिया जिसमें एक स्लोगन लिखा हुआ था, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। और इस आधार पर अदालत में चुनौती दी गई और उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। जब वहाँ उपचुनाव हो रहे थे उसमें उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बदल दिया गया। एलन मिश्रा जी की जगह वहाँ पर लहटन चौधरी जी उतारे गए और फिर से ये चुनाव लड़ रहे थे। तब जो लोकबंधु राजनारायण जी ने कैंप किया था भूपेंद्र बाबू के लिए, और काउंटिंग हॉल में जैसे आजकल बेईमानी होती है तब दूसरे किस्म की बेईमानी होती थी, और सारे लोग निकल गए कि अब तो जीत गए हैं, और उसमें जश्न में लोग डूबे हुए। और इधर जो है डीएम ने लहटन चौधरी की जीत का सर्टिफिकेट उनको थमा दिया। और उसके बाद राजनारायण जी का गुस्सा और डीएम को ये कहना कि मन होता है कि तुमको घसीटते हुए यहाँ से लेके चलें, एक साधु आदमी को तुमने हराने का पाप किया। तो बहुत ही जद्दोजहद करके समाजवादी आंदोलन को स्थापित करने का काम किया। पहला जो चुनाव है विधानसभा का 52 में, वो दोनों ममेरे फुफेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जिनको मंडल कमीशन की अध्यक्षता के लिए हम लोग जानते हैं। वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे बीपी मंडल जी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भूपेंद्र नारायण मंडल जी। और बहुत कम अंतर से, 1000 से भी कम अंतर से जीत हार का फैसला होता है। लेकिन 57 में जब डॉक्टर लोहिया ने उनको अपनी पार्टी के अंदर ही, उनको, मधुलिमय को, सबको अशोक मेहता के गुट के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, और जब एक निहत्थे लोगों पर गोली चलाने वाली जो केरल की सरकार थी थनु पिल्ले की, नैतिक आधार पर डॉक्टर लोहिया ने इस्तीफ़ा मांगा, और उस समय के जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही। जयप्रकाश जी का भी ये कहना हुआ कि इतने अक्खर रवैये के साथ सरकार नहीं चलाई जाती है। तो उनका था कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार पुलिस पर पुलिस अगर
गोली चलाए, लाठी बरसाए तो हम आलोचना करते हैं। हमारी सरकार वही काम करे, वही अनैतिक काम करे तो फिर हम गोल मटोल जवाब देते हैं, तो ठीक बात नहीं। डॉक्टर लोहिया का गुट हार गया। लोहिया, लिमय, इन सबको पार्टी से भूपेंद्र बाबू, सारे लोग, मामा बालेश्वर दयाल, सब लोग, रवि राय, लेकिन इन लोगों के नैतिक बल का यह एक प्रताप था कि फिर डॉक्टर लोहिया ने अपनी एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी, और धीरे धीरे तो 57 के चुनाव में भूपेंद्र बाबू जीते और एक कार्टून छपा जिसमें लुब्बोलुआब ये कि सोशलिस्ट पार्टी ने एक अंडा दिया है। और संख्या बल कभी भी मुद्दों और विमर्श को खड़ा करने में आड़े नहीं आया और ये कारवां बढ़ता गया। भूपेंद्र बाबू के पास भी यह विकल्प था कि वो बिहार में मंत्री बन जाएं, लेकिन भूपेंद्र बाबू ने वहाँ यह कहा कि जिसको जिस सदन के लिए चुना जाए उसको वहीं काम करना चाहिए। और अगर मैं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ हूँ या राज्यसभा में आया हूँ तो मुझे वहीं से जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन एक अच्छी भली सरकार जो चल रही थी उसमें कुछ अन्य कारणों से भी उस सरकार को जाना पड़ा और सतीश प्रसाद जो है वहाँ के पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। कुछ दिन के बाद बीपी मंडल जी वहाँ चुने गए और ये सब जगदेव बाबू की धारा के लोग थे। जगदेव बाबू को भी हमें याद करना चाहिए। 2 फरवरी को हम मनाते हैं उन। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन भूपेंद्र बाबू सिर्फ सूबाई राजनीति में नहीं थे। एक अखिल भारतीय दृष्टि, एक युगबोध और एक वर्ल्ड व्यू के साथ उन्होंने इस आंदोलन को सींचा और ये कहा कि भाई जब अति पिछड़े समाज के आदमी को हम बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाएंगे तो भी एक जड़ता टूटेगी। और उन्होंने फिर जो बाद में चंडीगढ़ के गवर्नर वगैरह हुए धनिक लाल मंडल जी को बनवाया। तो सामाजिक एकता को कायम करने में भी, राजनीति को बेलगाम होने से बचाने में भी उनका योगदान रहा। और लगातार देसी खेलों और जो टेक्स्ट बुक वगैरह की कमेटी होती है और जिस तरह से उसमें किताबों की बढ़ती कीमत, छपाई, इन सब बुनियादी मुद्दों को वो सदन में उठाते रहे। और एक बार कहा कि जनतंत्र में अगर किसी को यह यकीन हो जाए कि जब तक वह शासन में रहेगा तभी तक संसार में उजाला होगा और उसके जाने से अंधेरा छा जाएगा, तो इस प्रवृत्ति ने भी बहुत नुकसान किया है। और आज हम देख रहे हैं दुनिया भर में जिसको भी सत्ता मिलती है वो किस तरह से आम आवाम को कुचलने का काम करते हैं। पूरे पार्लियामेंट्री डेकोरम को, जो एक सेट नॉर्म है, उन सबको धता बताते हैं। इन्हीं सब से जूझने में भूपेंद्र बाबू की याद, उनका काम, उनकी जीवन यात्रा हमको मदद करती है। एक बार एक सोशलिस्ट विधायक की हत्या हो गई। केदार पांडे जी वहाँ मुख्यमंत्री थे और उनके ही आवास में हत्यारे रुके हुए हैं। इसको उन्होंने सदन में उठाया और उन्होंने कहा जिस तरह से लाठियों से बर्बर तरीके से पीटा गया सूर्यनारायण सिंह को और मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं और पूरी आशंका है कि इसमें पूरी सत्ता इन्वॉल्व है, इस तरह से तो नहीं चलाया जा सकता है। और लोक लज्जा प्रूफ आज की सरकार है। तो एक लड़ने का मादा और राज्यसभा का सदस्य रहते हुए बैलगाड़ी से वो जाते हैं अपने इलाके में किन्हीं के यहाँ और उनका निधन हो जाता है। तो उन्होंने अगली पीढ़ी को भी शायद उसी तरह की सदाकत के रास्ते पर चलने का ये एक सीख दी। और उनके पौत्र हैं दीपक जी, तो सारे लोग इतने ही शालीन हैं। और शरदेंदु जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने उनके संसदीय भाषणों का कंपाइलेशन किया और उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। अनामिका ने उसको प्रकाशित किया है। तो एक ही बात कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि आने वाली जो या आज की जो चुनौतियाँ हैं उसमें निर्गुण तरीके से बात करने का भी कोई बहुत अर्थ नहीं है।
और डेमोक्रेसी का यही तकाजा है कि हम उन सारी जड़ताओं से मुक्ति के लिए जिसको हमने समाज के हवाले छोड़ा और समता की बात करते करते समरसता की बात करने लग जाना, और ये भी एक बहुत हमारा नुकसान रहा कि पहले समाजवादी मूल्यों पर चलते हुए लोग, चाहे किसी समाज किसी जाति बिरादरी के लोग हों, समाज और सियासत को आगे बढ़ाते थे। अब एक अजीबोगरीब ज़िद है कि भाई हमारे पुनरुत्थानवादी मूल्यों के साथ हमको दल में काम करने के लिए दीजिए, और जो सोशल ऑर्डर है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो हम अपनी अपनी जाति पर गर्व करते रहेंगे और हम समाजवादी भी रहेंगे। लेकिन पहले लोग डिकास्ट होते थे, चाहे कम्युनिस्ट हों सोशलिस्ट हों, उनको तजते थे और फिर काम करते थे, उनको फख्र होता था समाजवादी होने पर। और अभी कोई ऐसी बात जो परिवर्तन के लिए ज़रूरी है, वैसा कोई लेजिस्लेशन, ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें सहमति नहीं बन पाती है। और वोट की राजनीति का ये दबाव है कि भाई नाराज़ ना हो जाए कोई। तो ये इन सब लघुता से भी हमको मुक्ति चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी का जो यूथ विंग था, युवजन सभा, उसमें तो डॉक्टर लोहिया हमेशा इस बात के हिमायती रहे कि उसमें अपर कास्ट के नौजवान को ही अध्यक्ष बनाया जाए, और इसलिए जनेश्वर मिश्र जी हों चाहे मोहन सिंह जी हों, सारे लोग उसमें थे ताकि वो अपने घर परिवार के लोगों को इस बात के लिए मना सकें कि भाई ये जाति बुरी बला है, इसमें आग लगाना है और मनुष्य बनना है। लेकिन हम अपनी अपनी जाति पर भी फख्र करते रहेंगे और जाति के दायरे से हम बाहर भी नहीं आएंगे, और हम चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो बीमारी को ख़त्म किए बगैर कैसे भाई सब ठीक हो जाएगा? जाति बीमारी है, पहले इस बात को लेकर तो एक सहमति बने, उसमें कहाँ बहस की गुंजाइश है। चाहे वो रेस के आधार पर हो, चाहे वह रंग के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, ये सारी बुराइयों से लड़ने के लिए ही समाजवादी आंदोलन रहा। और नेहरू जैसे शख्स ने भी इस देश को जितना साइंटिफिक टेम्पर के सहारे चलाने की कोशिश की है, हमको इन सारे महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए और इस देश की अलग अलग धाराओं में जो अच्छी बातें रहीं उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यह भी कि कटु से कटु आलोचना के बावजूद इन लोगों के बीच एक पारस्परिक, एक सौहार्द, एक सम्मान बना रहा, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमको यही सिखाती है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि भूपेंद्र बाबू की याद में हम सब लोग एक जगह अनौपचारिक ढंग से ही सही इकट्ठे हो पाए, और यह धारा तो ऐसे ही बढ़ेगी, संख्या उसमें आ रही है। बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र बाबू अमर रहे, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। भैया हमेशा एक शुरुआती उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को एक गहरे रूप से लोगों को पढ़ने समझने, उसके ऐतिहासिक महत्व को जिस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में लाया, उसके बाद उन्होंने आज़ादी के बाद उनके पूरे समकालीन राजनीति में समाजवादी वैचारिक की गतिविधियों में जो उनकी पूरी भूमिका रही, उसमें जो बहस रहा, उन सारे बहस को एक परिप्रेक्ष्य में एक पूरी तरह से समाहित करने का उन्होंने वैचारिक तौर पे जो हम लोगों के बीच कोशिश की, वो हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक है, सीखने योग्य है, और गहरे समझ के प्रति भी एक चिंतनशील है। हम लोग इस कड़ी को आगे जो है अपने पठन पाठन और अपने कौशल में ज़रूर समृद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ज्ञान प्रकाश भाई को आमंत्रित करते हैं। वो 2 मिनट कम राज भाई से बुलवाइए। राज भाई आपका जरूरी है। बोल लीजिए आप। अरे ठीक है, बढ़ो भाई, बढ़ो क्या है, होना क्या है? ज्ञान भाई आप ही आ जाइए। ज्ञान भाई आप ही बोल दीजिए।
हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज मालूम है कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी के जन्मतिथि पे हम सब यहाँ पे एकत्रित है। आज हम सब जो यहाँ एकत्रित है, आज हम भूपेंद्र नारायण मंडल जी को आज हम याद कर रहे हैं। और जैसा कि बिहार में हमने सब देखा है कि किस तरीके से उन्होंने बराबरी के लिए हमेशा अपने आवाज़ को, अपने स्वर को मुखर रखा है, तो हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर आज हम चाहते हैं कि उनकी बातों को हम आज अपने उनकी बातों को लेकर चले आगे और बराबरी को अपने समाज में जिस तरीके से भी हो सके तो हम आज लेकर चले। जिस तरीके से आपको मालूम है कि हमारे बिहार में एक बाढ़ को लेके बहुत बड़ी समस्या रही है, उससे कई हजारों लाखों लोग उससे प्रभावित रहे हैं। तो भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने उसको लेकर भी कई ऐसे कार्य किए जिससे कि हम सब जो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं, तो हम अपने क्षेत्रों में भी मतलब उससे आगे बढ़कर आने के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं। और आज हम यहाँ JNU में पार्थसारथी रॉक पर आज हमें BN मंडल जी को हम याद कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि उनके दिखाए हुए रास्ते उनको स्मरण करें और आगे भी उनके रास्ते पे चलते रहें। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ ठीक है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान साथियों। आज हम समाजवादी आंदोलन के बड़े नायक और बिहार और देश की राजनीति में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय भूपेंद्र नारायण मंडल जी के जयंती समारोह में इकट्ठा हुए हैं। हमारे पहले स्पीकर साहब ने बंधुत्व शब्द पे खासा जोर दिया और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 3 शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसको लेकर बाबा साहेब ने बड़ा संघर्ष किया ताकि वह हिंदुस्तान के मुख्य धारा का विचार बन पाए। क्योंकि जो जाति की व्यवस्था है उसमें उसकी ढांचा को, उसकी संरचना को अगर हम देखेंगे तो एक तरह से इन तीनों विचारों का एंटीथेसिस है जो जाति की व्यवस्था में हमको देखने को मिलती है। और बाबा साहेब के कृतियों को पढ़ने के बाद लगता है कि इन तीनों विचारों में भी अगर सबसे सर्वोपरि जिसको रखा उन्होंने, मैं समझता हूँ कई राइटिंग्स में फ्रेटर्निटी को उन्होंने एक बड़ा विचार जो है उसको माना। लेकिन दुर्भाग्यवश वह हमारी जाति व्यवस्था में कभी भी एक नेचुरल आइडिया के तौर पे इवॉल्व नहीं हो पाया। और इसीलिए मैं समझता हूँ बाबा साहेब और गांधी, इन दोनों का जो डिबेट है हिंदुस्तान के गांवों को लेकर, जो आज़ादी के संघर्ष में का एक बहुत बड़ा पक्ष मैं समझता हूँ वह डिबेट रहा है कि हिंदुस्तान के गाँव का जो तस्वीर होगा, जो गांव का जो एक रूपरेखा होगी गांव की, वह कैसी होगी आज़ादी के बाद। और उसमें गांधी और अंबेडकर साहब दोनों के 2 तरह के राय हैं। क्योंकि बाबा साहेब की निगाह में जो जाति व्यवस्था है वह हिंदुस्तान के गांवों को इस तरह से करप्ट करके रखा है। आप स्वायत्ता की बात करेंगे, लेकिन जिनको किसी टोले विशेष के बाहर जाने का अधिकार ना हो दिन में, और जिन्हें किसी खास रंग के कपड़े, खास रंग की कुछ ऐसी पहचान भरी चीज़ें पहनने के लिए बाध्य किया जाए ताकि आपको दूर से हम पहचान लें कि आप किसी जाति विशेष के हैं, उसमें बंधुत्वों की तलाश मैं समझता हूँ बाबा साहेब के लिए मनुष्यता की तलाश थी और वह जारी रही। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार की भूमिका को उन्होंने खारिज नहीं किया है। बंधुत्वों की तलाश के लिए समाज की एक स्वायत्त एजेंसी है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए और उसके बगैर यह संभव नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी जो बाबा साहेब को लगा
कि यह काम सिर्फ समाज की विवेक के प्रति अगर छोड़ देंगे तो शायद इसमें कई सालों लग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान के जरिए उन मूल्यों को उस महान उस ऐतिहासिक दस्तावेज में जोड़ने की कोशिश की, जिसके जरिए कम से कम बंधुत्वों को सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में भी लाया जाए। और संविधान क्योंकि हिंदुस्तान का एक ऐसा दस्तावेज है जो जिंदा दस्तावेज है और जिससे हमारे आपके रोज़मर्रा के जो संबंध है, अगर उन मूल्यों को हम माने तो वह और बेहतर निखर कर होते हैं। इसीलिए संविधान के बारे में जो अमेरिकी संविधान के बारे में एक खास टिप्पणी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो हुआ 1787 में, उसमें वो मौजूद थे। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी अमेरिका के संविधान के बनाने में। तो वहाँ एक एलिजाबेथ पावेल नाम की महिला थी। उन्होंने पूछा कि सो बेंजामिन फ्रैंकलिन व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट, इज इट अ रिपब्लिक और अ मोनार्की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि एक रिपब्लिक है अगर आप इसको बचा पाए तो। कुछ उसी अंदाज में बाबा साहेब ने भी हिंदुस्तान के संविधान के बारे में कहा कि उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है हिंदुस्तान का संविधान एक मुकम्मल संविधान है? उन्होंने भी कुछ इसी तरह से कहा कि अगर लोग चलाने वाले इस संविधान को अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर यह दस्तावेज हिंदुस्तान को एक सही मायने में आधुनिक राष्ट्र की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग निकम्मे हों, नकारे हों, और आज जो हम लोग देख रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाने के बजाय उसको पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। हर पग पग यहाँ तो साजिश है कि किसी तरह से संविधान के अंदर जो मूल्य निहित हैं, जो हमको कमतर मनुष्य से अच्छा बेहतर मनुष्य बनाते हैं, उनको किसी तरह से कुचल दो। तो ऐसे में मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्र के बड़े नायकों को, बी.एन. मंडल साहब हों, अम्बेडकर साहब हों, डॉक्टर लोहिया हों, इनको किताबों में, उनको मूर्तियों में जकड़ कर रखना मैं समझता हूँ एक इस युग में अपराध की तरह है। और हम यह अपराध में शामिल हैं हम सब, कि हमने इन सबको बहुत ही एकेडमिक एक्सरसाइज का कोई फिगर बना के रखा हुआ है, जिस पे बहुत जिंदा चर्चाएं समाज में नहीं हो पाती हैं। और इसका दुख हम सभी को रहता है कि ऐसे महानायकों के ऊपर कोई जिंदा डिस्कशन, डायलॉग पूरी तरह से समाज में मैं समझता हूँ गायब है। और इसी में जो चुनौतियाँ हमारे सामने नई हैं, क्योंकि समाजवाद तो कोई आज का विचार भी नहीं है और कोई आज खत्म हो जाए वह भी विचार नहीं है। यह तो हिंदुस्तान से पहले दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी था, और हिंदुस्तान में जब आया तब से अब तक किसी न किसी रूप में आज एक रोशनी दिखाने वाला विचार है। और मैं समझता हूँ यह आगे भी रहेगा। और यह जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है कि हम किन मूल्यों को लेकर फिर से जो मूल्य रहित राजनीति हो रही है, उसमें वापस से कैसे उन मूल्यों को फिर से मुख्य धारा के केंद्र में लाएं। और इसीलिए ऐसे महान विभूतियों को याद करना, उनके संघर्षों को याद करना। आज ही मैं रवीश कुमार जी का, जिन्होंने बी.एन. मंडल साहब के बारे में 6-7 साल पहले 18 में लिखा था, मैं पढ़ रहा था। कितना सुंदर उल्लेख चित्रण किया उन्होंने बी.एन. मंडल साहब के कंट्रीब्यूशन का। और उनको भी शायद नहीं पता था कि इस तरह के बड़े पाए के नेता हमारे बिहार में थे। वह लिखते भी हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लोग हमारे बिहार में थे, और मैं तो केवल कुछ लोगों तक ही बिहार की राजनीति को सीमित करके देखता था। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में बड़े लोगों में जो बेचैनी है, जिन लोगों में परिवर्तन को लेकर, उनको नहीं पता है, और शायद इसीलिए वह रोशनी देख नहीं पाते हैं कि कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि इन पीरों के गांधी, हाँ, मैं जिस इलाके से आता हूँ शहावत का इलाका, वहाँ एक ही गांव से 2 विधायक हुए, एक कम्युनिस्ट पार्टी से और एक विधायक शायद कभी नहीं हुए, वो पीरों के गांधी, उनका नाम है बोल, नहीं उनका नाम कुछ, अच्छा काशीनाथ सिंह जी। तो एक ही गांव से 2 विधायक हुए एक वक्त में। और हाँ, और मैं समझता हूं कि उनको आज भी उस इलाके के लोग बहुत अदब के साथ याद करते हैं। मैं अभी बक्सर चुनाव प्रचार में घूम रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप उसी पीरो और नोखा के इलाके से हैं? मैं बोला हाँ, मैं तो उधर से आता हूँ। तो वहाँ एक विधायक थे
संत बाबू, और हम लोग जब थे बक्सर में तो उनकी भाषण की इतने चर्चे होते थे बक्सर में कि हम सबको जब पता चला कि राजनीति क्या चीज़ है, लोकतंत्र क्या चीज़ है, तो उनको सुनने के लिए हम लोग कई बार साइकिल से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर चले आते थे, और जबकि उनका भाषण आधे घंटे का 20 मिनट का होता था, फिर भी उसके लिए हम लोग इतना दूर से चले आते थे। मैं समझता हूँ यह आकर्षण राजनीति में इन नेताओं की वजह से था, और इन्होंने इस पूरे विचार को एक तरह से समाज के अंदर जिंदा रखा था, चाहे वह संविधान की जो भावना है वह हो या फिर लोकतंत्र की एक जो तलाश है, उसको जिंदा रखा हुआ था इन लोगों ने। तो मैं समझता हूं कि आज फिर से हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सब मूल्यों की राजनीति की तरफ थोड़े आगे बढ़ें, और जो तुरंत सब कुछ हासिल कर लेने की एक जिद है या फिर मैं कहूँगा कि छोटपना भी है, उससे भी ओरसी, हाँ, राम इकबाल ओरसी और लोहिया ने ही पीरों का गांधी कहा तो मैं समझता हूँ यह लोहिया का भी एक जो गांव के साथ लगाव है कि छोटे छोटे इलाके में भी लोगों को बड़ा महसूस कराना कि आप किसी को पीरों का गांधी कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पीरो छोटा सा एक जगह है, एक विधानसभा के बराबर छोटा सा एक ब्लॉक, लेकिन उसको भी अगर आप वहाँ के किसी नेता को इतना बड़ा कद आप देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एक इन नेताओं का बड़ा हृदय, जिसमें इस बात की चिंता नहीं कि मेरा कुछ इसमें नुकसान हो जाएगा या कोई किसी को गांधी कह देने से किसी पड़ोस के किसी व्यक्ति को खराब लग जाएगा, वह पार्टी छोड़ देगा। तो इन सभी लघुता से भी मैं समझता हूँ हम सबको मुक्त करने के लिए नेताओं ने बड़ा योगदान दिया है, और इसलिए आज जो नव उदारवाद का भी संकट है उससे भी दोनों हाथ आगे करके हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आज जिस तरह से राजनीति का भी बाजारीकरण हो रहा है, यह अलग से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यह राजनीति के अंदर रख के चिंता को हम सबको देखने की ज़रूरत है, और बाजारवादी मूल्यों का, उनके सिद्धांतों का राजनीति के अंदर जिस तरह से घुसपैठ किया है, हम सब उसके असर में हैं, और प्रबंधन और राजनीति का फ़र्क जो है वह हम सबके बीच में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रबंधन राजनीति नहीं है और राजनीति प्रबंधन भी नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जयंत जी ने बोला कि वो बैलगाड़ी से अपने इलाके में जाते थे, और तब का लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से तो लगभग इतना ही रहा होगा, इससे बड़ा ही रहा होगा, छोटा तो नहीं रहा होगा लोकसभा का क्षेत्र, पॉपुलेशन भले कम रहा हो। बैलगाड़ी से कोई सुदूर इलाके में जब पुल भी नहीं है, पुलिया भी नहीं है, सड़क नहीं है, उसमें घूम घूम के आपके लिए वोट मांग रहा हो, और आज जब हर तरह के आधुनिक संसाधन हैं लेकिन फिर भी हम लोग वो जनसंवाद का जो एक जुनून था वह शायद हमारे भीतर थोड़ा कम पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये सब आत्ममूल्यांकन करने का भी अवसर होना चाहिए, ताकि नए दौर में जो राजनीति बदल रही है उसके हिसाब से हम पुराने और नए में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद। तो उसमें आ जाएगा ना, देख लीजिएगा। पुष्प थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए और हमारे पुरखे को याद करने के लिए आप सभी को बधाई। JNU में आपने हमें याद करने का एक अवसर दिया, आप सबको बधाई। और हमारे जो पुरखे हैं, चाहे मंडल जी हों, चाहे हमारे लोहिया जी हों, चाहे हमारे नेताजी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे अन्य जो भी हों, उन सब ने हमारे लिए वो ज़मीन तैयार करके दी है कि आज हम रेजिस्टेंस कर पा रहे हैं। एक वो दौर भी था जब रेजिस्टेंस करना भी एक गुनाह माना जाता था, और उस अभिजात्यवादी संस्कृति के सामने बोलना, बात करना और मतलब बहुजन तबके की बात करना, ये अपने आप में एक गुनाह था। ये अपने आप में एक मतलब नाकाबिले बर्दाश्त या ऐसी एक चीज़ मानी जाती थी जिसके लिए लोगों को मतलब 1930 में बिहार में ही यादवों और बाकी लोगों का कैसा मतलब ब्राह्मण लोगों का कैसा क्लैश चला है,
मतलब सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जनेऊ धारण क्यों किया। आज भी हम देखते हैं तो इटावा में एक कथावाचक, एक यादव कथावाचक अगर वो कथा वाचता है तो सिर्फ सेम वही 1930 से हम 2030 तक आने वाले हैं। घटनाएं नहीं बदली हैं, टेम्परामेंट नहीं बदला है, अभी भी वही चल रहा है और ये शायद चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि लेकिन हाँ, हमारे लिए अच्छी बात एक ये है कि हमको एक रेजिस्टेंस करने की ज़मीन पर ला करके हमारे पुरखों ने हमें यहाँ पे पहुँचाया, चाहे वो बीपी मंडल हो या बीएन मंडल साहब हो, चाहे हमारे जो भी हो, सब ने हमें एक ज़मीन दी है। एक रेजिस्टेंस का ही एक छोटी सी कविता है, वो मैं सुनाता हूँ। कैसे 3% लोग 90% चीज़ों पे काबिज़ हो गए और अभी भी अभागे के अभागे ही बने रह गए, है ना। तो और जो 90% थे वो बेचारे कहाँ से सुभागे हो गए पता ही नहीं लग रहा है, आज तक तो कहीं दिख ही नहीं रहे कि सुभागे हैं कहाँ। तो उस अभागे कवि के लिए, कास्टिस्ट कवि के लिए मेरी तरफ से कि सुनते हो राम शंकर, दो किसानों का संवाद है आपस में जिनकी पहले बहुत ज़मीन थी बाद में नहीं रही। तो सुनते हो राम शंकर मेड़ों ने खेत खा लिए, 3% लोग। सुनते हो राम शंकर मेड़ों ने खेत खा लिए, रेती को चाट गई नदियाँ, नदियों को घूंट गए बगुले। कैसा यह दौर आ गया समझें बूझें चंद बिरले, दीमक ने ली है डकार बरगद को मत संभालिए। सुनते हो राम शंकर मेड़ों ने खेत खा लिए। चाकी के पाटों से गेहूं का मेल, चाकी के पाटों से गेहूं का मेल, निकला है घानी से पाव भर तेल। चाकी के पाटों से गेहूं का मेल, निकला है घानी से पाव भर तेल। मिट्ठू मियाँ चुंगे 20 मन बखार, अपने को आपे में ढालिए। सुनते हो राम शंकर मेड़ों ने खेत खा लिए। और आखिरी बंद है कि नक्शे को लेकर पटवारी आधम के, हमारी सत्ता, नक्शे को लेकर पटवारी आधम के, सड़कों को नापते विधायक के चमचे, सड़कों को नापते विधायक के चमचे। बिस्वा भर जमीन के लिए किसको किसको जुहारिए। सुनते हो राम शंकर मेड़ों ने खेत खा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। छील रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ। बोलोगे? हाँ बोलो बोलो। हाँ। आप ही बोल दीजिए कि बारी बारी हमारे भाई आएंगे। थोड़ा सा दाहिने बाएं बाएं बाएं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। हाँ ठीक ठीक। आज हम यहाँ PSR में एकत्रित हुए हैं जो सुदूर इलाका में जन्मे भूपेंद्र नारायण मंडल, उसका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज के दिन बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सब एक वहाँ, हम भी एक कोसी इलाका से आते हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, रमेश भैया के माध्यम से आए हैं यहाँ। तो यहाँ जो 1904 में जन्मे एक BN मंडल जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जिन्होंने एक निम्न वर्ग के तबके के लोग जिस प्रकार से आज भी अपने मूलभूत आवश्यकता से वंचित है, उसको किस प्रकार से एक समाज में उसको मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के माध्यम से देखा जाए, उसको लेकर जो सबकी मूलभूत आवश्यकता होती है उसको लेकर वो प्रयास किए, जिसके माध्यम से उसको आज भी हम सब एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में मानते हैं, जो सामाजिक न्याय के बहुत बड़ा पौधा, कुर्सी कमिश्नरी का बहुत बड़ा पौधा था। इसलिए मैं उसके बारे में उतना नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना कि ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा याद करते रहेंगे और आने वाले पीढ़ियों से ये सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने इलाक़ों में संघर्ष किया है, कि एक सुदूर इलाका में किस प्रकार से, जैसे वो भैया बोले हैं कि वो अपने चुनाव प्रचार में एक बैलगाड़ी से जाते थे, लेकिन
उस समय सुविधा नहीं था। उसमें वो उसका संघर्ष दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने समाज के लिए किस प्रकार लोग तबके लोग जो सुबह इलाका में हैं किस प्रकार नहीं चल पाते हैं, उसको एक समानता की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद। नाम बता दीजिए, आप इंट्रोड्यूस अब मैं सौरभ को आमंत्रित करता हूँ। सौरभ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अभी अध्ययनरत है। मैं उसे इन लोगों की एक अभी जो है एक संदेश है कि हम लोग जो है कैसे पढ़े। तो कई सारी चीज़ें जो है कैसे पढ़े, सवाल होता है इन लोग का अक्सर कि कैसे पढ़े, क्योंकि क्लास में टीचर सही तरीके से पाठ्य पुस्तकों पे कोई बहस नहीं होती, संग्रह संदर्भ पे कोई बात नहीं होती। तो अक्सर ये लोग की एक बात रहती है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस तरह पढ़े। तो मैं कहता हूँ आज के समय में कई सारी चीज़ें जो है फिर से आप जो है किताबों की तरफ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एडिटेड मिलते हैं आपको सोशल मीडिया के दौर में। इसलिए आप मूल संग्रह को पढ़िए, बार बार अप्रोच कीजिए, पुस्तकालय की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए, पुस्तकालय जाइए और अच्छे संदर्भों को देखिए और उसके बाद उसको टटोलिए, पढ़िए, फिर उसको समझिए और फिर उसके बाद जो है आप अपने जो अध्ययन से जो आप चीज़ें ग्रहण करेंगे उसको आप ज़रूर समाज में परोसिए। तो मैं इस कड़ी में अपने अनुज सौरभ को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और दो शब्द बोलें। जय हिंद साथियों, आज हम सबके बीच आप लोग हम सब उपस्थित हुए हैं बीएन साहब के जन्मदिन के अवसर पे। तो बीएन साहब हमारे बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने जो काम किए, हमें उन कामों को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम युवाओं को लिबर्टी, इक्वलिटी एवं फ्रेटर्निटी पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। आजकल की जो चुनाव होती है उसमें हम लोग ज़्यादातर लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और जो अपने जाति के लोग के जो प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं हम उन्हें वोट देते हैं। ये सबसे हमें ऊपर उठ के काम करना चाहिए और जो सही प्रतिनिधित्व हो उसे हमें चुनना चाहिए, जो हमारे गांव, हमारे राज्य और हमारे देश की हित के लिए जो काम करे उन्हें चुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे भैया लोगों ने कहा था कि फ्रेटर्निटी की बात, भाईचारे, तो ये भाईचारे हम युवा ही ला सकते हैं और युवा अगर हम चाह लें तो देश में एक अलग क्रांति ला सकते हैं। इस क्रांति के लिए हमें इन जो महान विभूति हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो रामधारी सिंह हो, चाहे बीएन मंडल साहब हो, तो इन सब के जीवनी को हमें पढ़ना पड़ेगी और इनके कर्तव्य को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम युवाओं को इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी करना होगा जिससे कि समाज में एकता आ जाए। हर कोई बड़े जगह पे आके नहीं पढ़ सकता है, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक की बात है कि समानता लाने की, तो वो हम युवाएं ही ला सकते हैं और इन सब की जीवनी को हम लोगों को अपनाना चाहिए। और इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथी। कर दूँ आप समापन? नहीं, समापन कर दें। अब मैं अंतिम कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक बार आप सभी अग्रज का जो आज इस आयोजन के लिए साथियों का इस आयोजन के लिए हम इकट्ठा हुए, मैं सबसे पहले दीपक प्रसाद सर को धन्यवाद कहता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमेशा अपने मार्गदर्शन और निर्देशन में हम लोगों को इस तरह से पुरखों के स्मृतियों को, उनके पूरे चेतना को, उनकी पूरी समझ को, उनकी पूरी लड़ाई को हम लोग के बीच में हमेशा रखते हैं। आज हमें उन्होंने एक निर्देश करते हुए बहुत एक अच्छा सौभाग्य फील कराया कि महसूस कराया कि किस तरीके से अपने पुरखों को याद किया जाता है। आज देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के सबसे प्रसिद्ध जगह जो पूरी तरह से अगर उपेंद्र नारायण मंडल जी के शब्दों में ही कहे तो माउंट, जो अक्सर वो कहते थे नदी और बांध के बीच की बात को हमेशा माउंट की तरह से देखते थे, आज हम उसी
शेप में, उसी जगह पे, उसी ठिकाने पे हमने लोग एकत्रित हुए और हमने इस आयोजन को, इस बैठकी को एक तरह से वैचारिकी आयोजन को एक बेहतर रूप दिया और बहुत कुछ हमारे अग्रज ने बहुत कुछ चीज़ें जो है एक बेहतर रूप की दिशा की तरफ हमें ले गए। वैचारिकी तौर पर उन्होंने हमें बांधा कि कैसे जो है ज्ञान और अपनी समझ से आप अच्छी चीज़ों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हमने सीखा भी। तो मैं सभी जो हमारे अग्रज थे उन सभी के प्रति आदरणीय रोशन भैया, आदरणीय जयंत भैया, पुष्पराज भाई, ज्ञान प्रकाश, हमारे राम भाई और दो हमारे अनुज, अमन और सौरभ, मैं और अन्य साथी जो यहाँ थे किसी कारण से उन्होंने चले गए, लेकिन उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सब इकट्ठा हुए और हमारे इस चीज़ों छोटी सी वैचारिकी आयोजन को बहुत एक अच्छा रूप दिया, दिशा दी और हमें प्रेरित किया कि आगे भी हम ऐसे ही अपने पुरखों को, अब उनके स्मृतियों को ऐसे ही अपने स्मरण में रखें और उनके स्मृतियों के स्मरण के जो उनके जो कदम हैं उनके जरिए हम हमेशा पढ़ने के प्रति, लिखने के प्रति, सोचने के प्रति इसी तरह से हम लोग अग्रसर रहे और आगे बढ़े। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पुष्पराज भाई। आ जाइए आप लोग सबको एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। ठीक है, आइए आ जाइए भैया। जैन भाई आइए, आइए सब लोग, आप लोग साक्षी जो है रमेश भाई, हाँ उसको हाथ में कोई ले ना 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 उसको वहीं रहने दीजिए, आप लोग बस इधर इधर बैठ हाथ जाइए। में ले सकते हैं, बीच में अच्छा लगेगा ना, बहुत पीछे हो जाएंगे वरना वो 8 लोगों में। नहीं पत्नी बीच में हाथ बैठ ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो आगे लाया जाए, कब से पीछे ही। हाँ, ठीक है बड़ी बात बोले। वही तो, नहीं ठीक है। आइए भैया। मैं एक बार कैमरा देख लेता हूँ। ये तो काम पहले करवाना था ना।